ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोगों को आवाज़ सही आ रही होगी। बीजेटी पे जाने से पहले डायोड्स के कुछ टाइप्स को डिस्कस करना रह गया था। ठीक है जी, तो इस लेक्चर के अंदर उसे डिस्कस करते हैं। मैं बुक खोल लेता हूँ आपकी। बुक खोलने के बाद फिर हम देखते हैं कि कैमरा भी शेयर हो जाए। ये है हमारा लेक्चर। 18 है, 17 है। चेक कर लेते हैं अभी। 18। ठीक है जी, लेक्चर 18 है। डायोड और उसकी टाइप्स हैं। अगर इसके अंदर कहीं जरूरत पड़ी फिर हम लिमिटर के अंदर लिमिटर, क्लिपर यानी कि क्लिपर, क्लैम्पर, इसको हम डिस्कस कर लेंगे। वोल्टेज डबलर कुछ जवाब फिर देख लेंगे। ठीक है जी, अगर डिस्कशन में जरूरत पड़ती है। लेकिन हम पहले तो आ जाते हैं यहाँ पे आपके टाइप्स ऑफ डायोड के ऊपर। ठीक है जी, स्पेशल पर्पस डायोड के नाम से हम चैप्टर को फॉलो करते हैं। जेना डायोड। जेना डायोड के लिए हम गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है जी, ब्रेक डाउन कैरेक्टरिस्टिक्स। जीना डायोड क्या होता है? जो कि आपकी खास लिमिट तक वोल्टेज को पास करता है। उसके बाद रिवर्स ब्रेकडाउन की वजह से वो करंट फ्लो करता है। करंट फ्लो की वजह से आपकी पोटेंशियल काफी हद तक मेंटेन करने की कोशिश करता है, जो कि हमने लेक्चर 17 के सर्किट्स में भी देखा। ठीक है जी, तो रिवर्स पोलैरिटी में ये वोल्टेज के लेवल को या पोटेंशियल के लेवल को होल्ड करने की कोशिश करता है, और फॉरवर्ड में ये एज अ नॉर्मल डायोड काम करता है। ये वाली कर्व आपकी नॉर्मल डायोड जैसी। और ये जो वी जेड है, जेनर वोल्टेज, जिसकी वजह से ये ब्रेक डाउन ऑपरेशन जहाँ से स्टार्ट होता है, ये वो पॉइंट है जहाँ से करंट फ्लो करता है। अब ये पॉइंट किसी का भी 5 वोल्ट का होगा तो 5 वोल्ट का जीनर, 12 वोल्ट का 12 वोल्ट जीनर। अच्छा, उमर ये एग्जैक्ट नहीं होते। 5.3 होते हैं, 12.1 होते हैं, 9.3 होते हैं, इस तरह की फिगर्स में ये मिलते हैं। ठीक है जी, चलेंगे। ये हम कर चुके हैं, इसको देख लीजिएगा। और इसके अंदर अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो जो पिछली एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा, उसको जवाब बना लीजिएगा या फिर हम करके देख लेंगे। वैसे हम ये कर चुके हैं। एग्जाम्पल 3-5। ठीक है जी, इसको आप एक दफ़ा करके देख लीजिएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। और ये सर्किट हम इस तरह का बना चुके हैं। ठीक है जी, वो भी मैं कोशिश ये करूँगा, कोशिश ये करूँगा कि मैं आपको इसी के अंदर दिखा दूँ। ठीक है जी, ये जो सर्किट है हमारा, ऊपर चलते हैं वापस। स्क्रीन शेयर पे नहीं थी। ठीक है जी, जीनर की मैं बात कर रहा था कि जीनर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एज अ नॉर्मल डायोड काम करता है। देखा ना, आई एफ वी एफ, फॉरवर्ड करंट शूट करके एकदम से, और वोल्टेज बड़े लाते 0.7, 0.5, 0.6, जो भी इसका वोल्टेज होगा उसके बाद ये करंट को फ्लो करता है। लेकिन रिवर्स के अंदर जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज है, उसके बाद वो करंट फ्लो करता है ताकि आपका जो पोटेंशियल है वो होल्ड है। अगर ये 5.3 पे करता है तो 5 वोल्ट का जीनर, 12.1 पे करता है 12 वोल्ट का जीनर, 3.3 पे करता है तो 3 वोल्ट का जीनर। ठीक है जी। अच्छा, आप इसमें से जो एग्जाम्पल है वो एग्जाम्पल 3-5 भी है और 3-1 भी। ये आप दो एग्जाम्पल इसमें देख लीजिएगा। ये सर्किट हम बना चुके हैं। ये सर्किट हम बना चुके हैं। ठीक है जी, अभी अब कहते हैं तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है जी, चले हम आगे चलते हैं। उसके बाद आ जाए 3-6 के ऊपर। ये एग्जाम्पल भी आप, इस सर्किट हम बना लेते हैं, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है जी, चले इसको कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। 24 वोल्ट है। 24 वोल्ट है, 24 वोल्ट है। 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 24 वोल्ट
470 ओम का रेजिस्टेंस है, आर एल है। अब आर एल ये कह रहे हैं कि 490 ओम से करीब होनी चाहिए। ठीक है जी। और आई जेड करने के लिए 12 वोल्ट का इन्होंने जीना इस्तेमाल किया। तो देख लेते हैं ये करके, फिर यहाँ की रेटिंग हम निकाल लेते हैं। लास्ट में हमें क्या क्या चीजें चाहिए, यहाँ पे आई जेड देखना है, एक करंट मीटर यहाँ लगेगा और एक आर एल आई एल मालूम करना है। ये करंट मीटर यहाँ लगेगा और एक करंट मीटर यहाँ लगेगा। तो दोनों की जो वैल्यूज आएंगी वो इसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है जी। जो ये आंसर दिया हुआ है इसको हम यहाँ प्लेस करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि ये वाकई ऐसे चल रहा है या नहीं चल रहा है। ठीक है जी। चले, मैं तो बताऊंगा पिछले लेक्चर में हमने जीनर का क्या काम किया था। 17 का एच। ठीक है जी। सर्किट लगभग वैसा बना हुआ है। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे नया सर्किट बना लेते हैं। सबसे पहले वो कहता है कि आपके पास एक 24 वोल्ट का डीसी सोर्स होना चाहिए। ठीक है, चलेंगे 24 वोल्ट का डीसी सोर्स ले लेते हैं। डीसी पावर, इसकी वैल्यू हम चेंज कर लेंगे। इसके अलावा ये कहते हैं जनाब 470 ओम का रेजिस्टेंस होना चाहिए। ओके, 470 ओम का रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो 470 के लिए मेरे पास बेसिक में गए, रजिस्टर में गए, इसकी वैल्यू हम चेंज कर लेंगे। अच्छा जी। फिर कहता है कि एक रेजिस्टेंस और होना चाहिए यहाँ पे, तो 490 ओम का, और एक जीनर डायोड चाहिए। अब जीनर डायोड 12 वोल्ट के लिए हमें यहाँ पे 12 वोल्ट का जीनर नहीं, हमें 12 वोल्ट हमें जीनर का नंबर चाहिए। यहाँ पे जीनर की डेटा शीट गिवन। ठीक है जी। अब हमें चाहिए इसमें वी जेड 12.35 1N4743। अच्छा, ये कल भी था जब हमने गलती से पिक कर लिया था। 1N4743। अच्छा जी। जनरल है ये 1N4743, ये रहा। ठीक है जी। एक हम इस पे ले लेते हैं ग्राउंड। ठीक है जी। अब आ जाइए आप करंट मीटर के ऊपर। एक करंट मीटर, दो करंट मीटर, तीन करंट मीटर। ठीक है जी। ठीक है जी। चलें जी। अब तो कनेक्ट करते हैं और वेरीफाई करते हैं कि हमारे पास ये जो वैल्यूज आ रही हैं एग्जैक्ट इसके ऊपर ये वैल्यूज आती हैं या नहीं आती। ठीक है जी। आई एल और आई जेड और आई टी। अब आई टी इसने नहीं लिखा तो आई टी विल बी इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल। ठीक है जी। आई जेड 25.5 मिलियन पे आना चाहिए और आई एल जो है वो अराउंड 24.5 आना चाहिए। ठीक है जी। अब चूंकि डायोड का रास्ता खुला हुआ है, इसकी इम्पीडेंस कम है, तो अल्टीमेटली करंट ज़्यादा फ्लो यहाँ होगा और इस यहाँ पे करंट लोड रेसिस्टर थ्रू करंट कम फ्लो होगा। ठीक है जी। चलें जी करके देखते हैं, वेरीफाई करते हैं ताकि फिर आपको इस सॉल्व करने में भी आसानी रहे। ठीक है, यहाँ पे लिखा आई लोड मैक्सिमम विल बी आई टोटल माइनस आई जेड। ठीक है जी। पता चल जाएगा। ठीक है जी। चलें ठीक है। टोटल करंट ये है, तो आई जेड ये भी हम वेरीफाई कर लेते हैं। बहुत सारी चीजें इसके अंदर। ठीक है, आपका 24 वोल्ट है, इसको मैंने 24 कर दिया। ठीक है जी। और इसको थोड़ा सा जूम भी कर लिया। चलिए, क्योंकि करंट मीटर सीरीज में लगता है,
ठीक है जी, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया। अच्छा जी, अब इसको लगाना है, तो मैं रोटेट कर लेता हूँ ऐसे, प्लस साइड ऊपर माइनस साइड नीचे। यही तरीकेकार हम इसके लिए करते हैं। और इस वाले मीटर को यहाँ ला के रोटेट करा देते हैं इस तरह। ठीक है जी, इसको हमने कर लिया। ठीक है जी, बन गया। अब जो जो रीडिंग यहाँ आएगी, यहाँ टोटल आनी चाहिए, यहाँ आई जेड आनी चाहिए, और यहाँ आई लोड रेजिस्टेंस आनी चाहिए। ठीक है जी, चलो लेट्स स्टार्ट। ये तो वोल्ट में आ रही, क्यों? हमने यहाँ पे से करंट में सेलेक्ट नहीं किया, डीसी करंट, डीसी करंट, डीसी करंट। ठीक है जी, चले अब देखते हैं। वैल्यूज चेंज क्यों आ रही है? इसलिए चेंज आ रही है क्योंकि आपने यहाँ पे 470 नहीं लिया और यहाँ 490 नहीं लिया, जो कि सॉल्व करके निकाला। ठीक है जी, डबल क्लिक किया, 470 ओम्स। वैसे 490 ओम्स का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन 490 ओम्स 12 उसमें वैल्यू आई है, तो सिमुलेशन में पाया ये कि अदर द स्टैंडर्ड रीडिंग हम इसको प्लेस कर सकते हैं। और अगर प्रैक्टिकली करते तो फिर हमारे पास यहाँ पे क्या होता कि हमें मल्टीपल रेजिस्टेंस को सीरीज पैरेलल लगा के ये वैल्यू ऑब्टेन करनी पड़ती। चलिए अब देखते हैं। 25 मिली एम्पेयर समझ में आ रहा है, 25 मिली। यहाँ पे जीरो आ रहा है, क्यों? 4743 है, 4743। क्यों है ऐसा? कोई वजह है? देखिए 25 के आसपास तो आ गया। ठीक है जी, और 25 के आसपास ये भी आ गया। अब इसे कैसे सॉल्व करना है? मैं यहाँ पे टैक्स लिख देता हूँ। 3-5। होपफुली आप लोग कोशिश करेंगे, नहीं है तो फिर मुझसे पूछेंगे। ठीक है जी, इसको मैं सेव कर लूँ, फाइल सेव लेक्चर 18। ठीक है जी, चलेंगे, ये तो हो गया। अब आगे चलते हैं, इसको सॉल्व पढ़ना है। बात ये कि थोड़ा सा रीड कर लीजिएगा कि ऐसा क्यों आ रहा है। होता आपको वैल्यूज यहाँ पे से चेंज करनी पड़े, होता है यहाँ पे कोई चीज़ हम मिस कर रहे हो, होता है मैंने डायोड की वैल्यू कम ली हो या ज़्यादा ली हो। ये भी तो हो सकता है। देखिए यहाँ पे आई जेड वी जेड 12 वोल्ट लिया,
ठीक है जी, तो मैंने 12 वोल्ट का जीनर ले लिया। लेकिन क्या ये चीज़ सही है? ठीक है जी, पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा इसे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं एग्जाम्पल, सॉरी, 3-6 के ऊपर। 3-6 हो गई। अच्छा जी, 3-7 पे आ जाए यार, तो ये बड़ा मसला। और सर्किट 3-15 डिपेंड वी आउट आई जेड के आई जेड एम। जीनर वोल्टेज दो अलग अलग है, जेड एंड एम। ठीक है जी। अब कोई ना कोई कांस्टेंट होंगे, कुछ होगा, देख लीजिए तो पढ़ना। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर दैट शुड बी यूज, डिटरमाइन द मिनिमम वैल्यू ऑफ आर एल दैट कैन बी यूज। ठीक है जी, चलेगी, ठीक है जी। 4744, 4744 क्या है भाई? 1 and 4744। ओके, पेज नंबर है 125। यहाँ से हम आ जाते हैं जीनर डायोड के ऊपर दोबारा। 14.25 वोल्ट का जीनर। ठीक है जी, दोबारा बना लेते हैं। 3-6 है भाई। 5 सेव सर्किट। ठीक है जी, ये है एग्जाम्पल नंबर 7। आप देखते हैं, अगर नहीं आएगा तो ये मैं आपके लिए ओपन छोड़ दूंगा। ठीक है, ये कहते हैं 4744। ओके, 4744। ठीक है जी। कर दिया हमने सेव। वैल्यूज क्या लिए हैं यहाँ पे? वैल्यूज के लिए 7 का 24 वोल्ट समझ में आता है। 24 वोल्ट यहाँ पे लिया हुआ है, 24 वोल्ट। उसके बाद आ जाए आर की वैल्यू। कह रहे हैं 124 ओम। क्या कह रहे हैं? 124 ओम। 124 ओम। और इसके साथ साथ आर एल, लोड रेजिस्टेंस। आर एल क्या होगी? ठीक है जी, तो 209 क्या आएगी ये? 209 ओम। अच्छा, ये 130 कह रहे हैं, वैसे 120 की आती है। ठीक है जी, और इससे ज्यादा वैल्यू लेंगे तो 150 की आती है। 130 ओम अमूमन अवेलेबल नहीं होती, ये स्टैंडर्ड कह रहे हैं। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे 124 लिए और यहाँ पे 209 ही लिए हैं, लेते हैं 2009। ये जी कंट्रोल एस। अब रन करके देखते हैं कि ये वैल्यू जो ही आ रही है। टोटल करंट आ रहा है 73 मिली एम्पियर। ठीक है जी, ये आ गया 71 समथिंग। ये बात तो समझ में आ रही है। और हमारे पास आई टोटल 73 है, 71 है। आई एल आ रहा है हमारे पास 70.75। ठीक है जी, उसके आसपास वैल्यू आ गई। और डायोड की वैल्यू क्या आ रही है? 1.5 समथिंग। अभी देखना है कि 1.5 आएगी या 66 मिली एम्पेयर आएगी, क्या आएगी, ये आपने वैल्यू को चेंज करके देखना है। स्टिल
आंसर, why some values are not same। ठीक है जी। चलो जी, इसको भी हो गया और इसको उठा के मैं यहाँ ड्रैग कर लूँ, कंट्रोल S। अब हो सकता है कि मैं फिर ये चीज़ तो इसके अंदर भी पूछ लूँ। ठीक है जी। क्विज 1 के अंदर 3-6, 3-7, ये मैं क्विज के अंदर भी पूछ सकता हूँ। अच्छा जी, आ जाए जरा। वाह, ये अच्छा सर्किट है। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, एक रेक्टिफायर बनाया था, लेकिन अगर हम जीनर को एज अ रेक्टिफायर इस्तेमाल करें तो ये लिमिटिंग किस तरह ही कर सकता है भाई, लिमिटर है। ठीक है जी। अब ये जो सर्किट गिवन है, इसमें क्या हुआ है, दो अलग अलग तरीके से डायोड को कनेक्ट किया गया है। जरा इसको करके देख लेते हैं। ये एक अच्छा टॉपिक है और इसके बाद होता डायोड की फंक्शनैलिटी और जीनर की फंक्शनैलिटी मजीद क्लियर हो जाए। ठीक है जी, मैं ये सर्किट बनाने जा रहा हूँ। ये वाला रिजल्ट तो एग्जैक्टली वही आएगा जो कि अभी हम बनाएंगे। ठीक है जी। ये अच्छा, आप वैल्यूज ले 3.3 वोल्ट का देना चाहिए, 5.1 वोल्ट का देना चाहिए। ओके, सबसे पहले बनाएंगे सर्किट नंबर ए और देखेंगे इसकी आउटपुट कैसी आ रही है और क्यों आ रही है। ठीक है, 1 के 3.3 वोल्ट और 5.1 वोल्ट। तो सबसे पहले तो मुझे डायोड चाहिए होगा 3.3 के लिए। कौन सा, सही, प्लस। 3.3 के लिए मैं इस्तेमाल करूंगा 4728, 1 and 4728, और 5 वोल्ट के इस्तेमाल करूंगा 4734, 1 and 4734। ये हम एग्जाम्पल नंबर 3-8 में इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है जी, ये है 3.3 और ये है 5.1। ये अप्रोक्सीमेट वैल्यूज है। ठीक, चलो जी बनाना शुरू करते हैं। 10 वोल्ट पीक टू पीक चाहिए अपने यहाँ, सप्लाई की जरूरत है, यहाँ पे हम फंक्शन जनरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं रोटेट हॉरिजॉन्टल कर लिया। अच्छा, उसके अलावा हमें चाहिए डायोड। जेनर आ गए 3-4। ओके, 1 जेनर। दूसरा है 2-8, दूसरा जेनर। बेसिक रजिस्टर। और कुछ चाहिए? नहीं, और कुछ नहीं चाहिए सच। ठीक है, करते हैं फिर क्लोज। और हाँ, ग्राउंड लिया था, लगाना रह गया। ओके। ठीक है जी, अब क्या होगा, 3.3 का प्लस ऊपर होगा और इसका प्लस नीचे होगा। ठीक है जी, देखते हैं। ये हो गया, ऐसे कर लें आप रोटेट। ये आ गया रोटेट। 3.3। अच्छा भाई, D2 ही सही। और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रखी है इसमें, 1 के रखी है। ठीक है जी। तो ये पॉइंट हमारा टेस्ट पॉइंट होगा। ठीक है जी, ये पॉइंट हमारा टेस्ट पॉइंट होगा। यहाँ हम ऑसिलोस्कोप प्लेस कर लेते हैं, उस समय ये अंदाजा हो जाएगा
के इन और आउट के ऊपर क्या क्या फर्क है। ठीक है जी। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है जी। ये क्या आ रहा है, 10 वोल्ट पीक आ रहा है, लेकिन हर्ट्ज हमारे पास यहाँ होना चाहिए 50 हर्ट्ज, ताकि हम उसको विजुलाइज भी कर सकें। ठीक है जी। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। 10 वोल्ट है तो इसको एक बॉक्स को ले लेते हैं, इसको भी एक बॉक्स को ले लेते हैं। लेट्स सी। गुड। 20 कर दें, प्लॉट सही हो जाए। तो हम थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं लाइन से, और इसको ले आते हैं हम लाइन से, रेफरेंस लाइन से। ठीक है जी। अब क्या हो रहा है, सबसे पहले इसकी रेफरेंस सेट करते हैं और पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये है कि मुझे इसको मजीद नीचे करने की जरूरत है, और इसको, ये सही है। ठीक है जी। एक बॉक्स 10 का है, 10 वोल्ट पीक, 10 वोल्ट पीक, ये बात तो समझ में आती है। अब यहाँ क्या हो रहा है, 1 2 3 4 5, 5 पॉइंट समथिंग की टॉप पीक आ रही है, और लो वाली आ रही है जनाब 1 2 3 4 के आसपास आ रही है। ठीक है जी। अब हो क्या रहा है यहाँ पे, हो क्या रहा है, ये कैसे समझ में आएगा। एसी साइकिल निकला, जब प्लस साइड आई तो ज्यादातर प्लस के लिए क्या है, ये फॉरवर्ड है, तो ये डायोड बिहेव नहीं करेगा। लेकिन क्या है, ये रिवर्स है, तो ये जो प्लस साइकिल है वो आपका 5 वोल्ट पे लिमिट करना चाहिए। ठीक है जी। अब जब नेगेटिव साइकिल आया तो नेगेटिव के लिए क्या है, नेगेटिव के लिए ये रिवर्स है, इसका 3.3 पे लिमिट करेगा। ठीक है जी। और ये क्या करेगा उसके लिए, फॉरवर्ड, तो ये डायोड आपका 0.7 रोकेगा, और ये क्या करेगा 3.3, तो ये 4.4 वोल्ट हो जाएगा पूरा। और प्लस साइकिल में ये फॉरवर्ड है, और ये क्या है, रिवर्स है, तो ये क्या हो गया 5 वोल्ट और 0.7 वोल्ट, तो 5.7 वोल्ट, ये लगभग ये वैल्यू आनी चाहिए। तो टॉप पीक 5.7 वोल्ट के करीब होनी चाहिए, नीचे वाली तकरीबन 4 वोल्ट की होनी चाहिए। इसको मैं डबल क्लिक करके देख लूँ, तो टॉप पीक आ रही है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 के आसपास आ रही है। ठीक है जी। और इसकी जो आ रही है नीचे वाली, वो आ रही है तकरीबन 1 2 3 4। ये तो 4 समझ में आ रहा है, ये 4 सही है, यानी निचली पीक 4 है, और अब पीक 5 और 6 के बीच में। आंसर देखते हैं क्या आ रहा है। 4 वोल्ट माइनस, ये तो बेस्ट हो गया। ऊपर वाली 6 वोल्ट क्या है, तो 5.8 वोल्ट। बात समझ में आई कि जिस वक्त प्लस साइकिल आया, ये प्लस साइकिल आया, तो प्लस के लिए आप देखें, प्लस टू प्लस भी क्या है, फॉरवर्ड, तो डायोड फॉरवर्ड, जीना डायोड फॉरवर्ड में एज अ नॉर्मल डायोड काम करता है। ठीक है, सिग्नल यहाँ पास हुआ, सिग्नल को ये मिला रिवर्स डायरेक्शन। क्योंकि ये 10 वोल्ट पीक थी और ये 5.1 वोल्ट का जीनर का डायोड था, इसने क्या किया, इसको करंट का, यानी इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज स्टार्ट हुआ। कहाँ तक स्टार्ट हुआ, जब तक ये 5 वोल्ट पे होल्ड नहीं करता। ठीक है जी। तो 5.1 वोल्ट का है थियोरेटिकली, और 0.7 इस फॉरवर्ड डायोड के, तो कितने हो गए, ये 5.8 हो गए आइडियल। जब रिवर्स साइकिल आया तो रिवर्स साइकिल के लिए ये क्या हुआ, रिवर्स हुआ डायोड। और जब ये डायोड रिवर्स हुआ तो इसने 3.3 से ऊपर थे, तो क्या हो गया, इसके लिए रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज हुआ है, तो इसने 3.3 वोल्ट तक होल्ड करने की कोशिश की। 3.3 वोल्ट, और जैसी साइकिल यहाँ निकला, यहाँ पे क्या मौजूद है, फॉरवर्ड माइनस साइकिल आ रहा है, माइनस के लिए माइनस, तो ये क्या हुआ, डायोड आपका फॉरवर्ड हो गया। तो 0.7 और 3.3, 4 वोल्ट, तो 4 वोल्ट के आसपास आपकी वैल्यू आ गई। ठीक है जी। इसको मैं सेव कर लूँ, और हम आ जाते हैं लेक्चर 18 सब्जेक्ट सी के ऊपर। ठीक है जी।
अब उम्मीद करता हूँ ये बात भी आपकी समझ में आ ही जाएगी, इसको करने की जरूरत है। ये प्लस साइकिल आएगा तो 20 वोल्ट पीक है, ये क्या है इसके लिए रिवर्स है। प्लस साइकिल आएगा रिवर्स हुआ तो 6.2 वोल्ट ये, और 0.7 तो 6.9 वोल्ट की पीक ही आनी चाहिए। और जैसे ही माइनस साइकिल आएगा तो माइनस के लिए माइनस टू माइनस ये डायोड फॉरवर्ड हो जाएगा, निचला डायोड आपका रिवर्स होगा। तो 0.7 एंड 15.7। ठीक है जी, बात समझ में आ गई, इसको कोई खाली करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, अब वैरेक्टर डायोड वेरिएबल कैपेसिटी यानी कि वेरिएटर कहना चाहिए वोल्टेज, या ऐसा डायोड जिसके अंदर कैपेसिटेंस थोड़ी सी आपकी मौजूद होती है। ठीक है जी, अब वैरेक्टर जो डायोड है इसका है क्या मतलब, देखें जैसे कहीं भी अगर चार्जेस आपके स्टोर होते हैं, कहीं भी चार्ज आपके स्टोर होते हैं और बीच में अगर इंसुलेशन अवेलेबल है तो वो थोड़ी सी कैपेसिटेंस रखता है। ठीक है जी, थोड़ी सी कैपेसिटेंस रखता है। अब लाजमी आता है कि यहाँ पे चार्ज की वैल्यू वैसी नहीं होती, लेकिन इसे फैब्रिकेट ऐसे किया जाता है कि थोड़ा चार्ज स्टोर हो तो नॉर्मल डायोड से ज्यादा कैपेसिटेंस ये शो करता है। अच्छा, ये है हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशंस के लिए। तो इसके अंदर जो आपका बैरियर है, बैरियर एज इंसुलेटर काम करता है, और दोनों साइड पे आपके चार्ज होता है, एज इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है, लेकिन ये बहुत थोड़ी वैल्यू का होता है, बहुत छोटी वैल्यू का होता है। ठीक है जी, तो सिंबल क्या है, कैपेसिटर और डायोड बन गया क्या, वैरेक्टर डायोड। ठीक है, ये हाई फ्रीक्वेंसी या आपके ब्रॉडकास्टिंग या ट्रांसमीटर, उसमें ये उमूमन इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, अब ये सरफेस माउंटेड इसकी शक्लें हैं। ठीक है, ये अभी आपके पास इसकी एप्लीकेशन यहाँ नहीं है, बस एक थ्योरेटिकली आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है जी, अच्छा जी, बोर्ड प्लॉट वगैरह आ गया। ठीक है जी, अब आ जाए आप असाइनमेंट के ऊपर। इसको आप रीड्रॉ कर लें। एग्जाम्पल 3 डैश, तो ताकि वेरेक्टर काम कैसे करता है और मल्टीसिम भी आपको थोड़ा सा चलाना आ जाए। एलईडी, अच्छा जी, अब लाइट इमिटिंग डायोड, इमिट का मतलब देने वाला, निकालने वाला। लाइट इमिटिंग में क्या होता है कि लाते भाई, जो ये कहीं से भी आपके पास करंट फ्लो कर रहा है वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तो है। ठीक है जी, अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो वेवलेंथ है वो डिफाइन करती है कि आपके लिए क्या चीज विजिबल है, क्या चीज विजिबल नहीं है। ठीक है जी, अगर उसमें ऐसा सब्सटेंस ऐड किया जाए कि जिसके से उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी जो विजिबल बैंडविड्थ है उसके अंदर आया, तो वो क्या बन गया आपका लाइट इमिटिंग डायोड। वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो हर जगह मौजूद है, लेकिन वहां पे वो फ्रीक्वेंसी होती है वेवलेंथ की जो कि हमारी आई सेंस कर सकती है। अब वो मटेरियल आप जैसा उसमें डोप करेंगे वैसे कलर की आपकी एलईडी डेवलप हो जाएगी। ठीक है जी, अब ये गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड ऐड करते हैं जिसके से एलईडी ग्लो करती है। अब उसकी क्या कॉम्बिनेशन होती है जिसकी वजह से, क्या यहाँ लिखा हुआ है, इडेनियम गैलियम एल्युमिनियम फॉस्फाइड वर अवेलेबल इन रेड ऑरेंज एंड येलो एंड ग्रीन। ठीक है जी, अगर करंट पास होता है तो आपके फोटॉन्स इमिट होते हैं, फोटॉन जिस फ्रीक्वेंसी से इमिट होते हैं वो आपके पास विजिबल वेवलेंथ के होते हैं और आप देख लेते हैं। ठीक है जी, इसीलिए एलईडी एक डायरेक्शन में काम करती है, दूसरे में काम नहीं करेगी, यानी कि एलईडी फॉरवर्ड में ही काम करेगी, रिवर्स में काम नहीं करेगी। ठीक है जी, अच्छा जी, उसके अलावा ब्लू एलईडी के अंदर क्या इस्तेमाल होता है, सिलिकॉन कार्बाइड एंड अल्ट्रा ब्राइट एलईडी मेड फ्रॉम गैलियम नाइट्राइड बिकेम अवेलेबल। अच्छा, जिस वक्त हम कहना चाहिए कि टीन एज में थे या इलेक्ट्रॉनिक्स सीख रहे थे बैक इन 90, उस वक्त ब्लू एलईडी का कॉन्सेप्ट नहीं था। रेड, येलो, ग्रीन, अच्छा उसके अंदर भी येलो के साथ या ग्रीन के बीच में ऑरेंज आया था। ग्रीन की एक आध टोन मिल जाती थी ट्रांसपेरेंट में, या तो उसमें थोड़ी सी वेरिएशन थी, लेकिन ये तीन मेजर कलर थे, कहीं कहीं आपको ऑरेंज मिल जाता था। बाकी ब्लू एलईडीज अर्ली 2000 से आई है जो कि एक बहुत बड़ी इनोवेशन है, उसके बाद फिर आपकी व्हाइट एलईडी भी आ गई है। ठीक है जी, हाई इंटेंसिटी वाइट एलईडीज आर फॉर्म यूजिंग अल्ट्रा ब्राइट ब्लू GaN कोटेड विद फ्लोरेसेंट phosphorus that absorb the blue light and
इमिट दी वाइट लाइट। लाते अगर कहीं ब्लू है उसके ऊपर एक कोटिंग और कर दी, तो उसने क्या किया, बैंडविथ को, जो विजुअल बैंडविथ है उसको चेंज कर दिया। तो जब वो रेजोनेट करते हैं तो ब्लू वाली फ्रीक्वेंसी रुक जाती है, सिर्फ व्हाइट वाली यानी कि मल्टी कलर फ्रीक्वेंसी आउट होती है, जो कि हमारी आंखें उसको देख सकती है। ठीक है जी। मुख्तलिफ तरह की एलईडीज है। अब आपको पता है घरों में एलईडी लग गई है वाइट वाली। अच्छा, इंफ्रारेड वो होती है जो आपके रिमोट्स में लगती है। अगर आपको याद हो तो रिमोट के अंदर भी एक एलईडी होती है। अब वैसे विजिबल नहीं है वो, क्योंकि इंफ्रारेड है, वो रेड से ऊपर की है। तो आप क्या करेंगे, उसको कैमरे के अंदर रखें मोबाइल के, आपको हल्की सी जलती हुई दिखेगी। अल्ट्रा वायलेट होती है। ठीक है जी, उसमें ट्यूब भी आती है, उसमें लाइट्स भी आती हैं, जो आपके ये सैनिटाइजेशन के लिए, स्टेरिलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं ना इक्विपमेंट, उसके अंदर अल्ट्रा वायलेट एलईडी होती है। वो हम देख नहीं सकते, लेकिन अल्ट्रा वायलेट को तो हम फिर भी हम हल्का हल्का ब्लू देख सकते हैं। इंफ्रारेड जो रिमोट वगैरह में इस्तेमाल होती है वो हम नहीं देख सकते। ठीक है जी। चलो जी, यहाँ तक मेरा ख्याल है 7/7 डिस्प्ले के अंदर आपकी एलईडी लगती है उमन, जो इस तरह के डिस्प्ले आप देखते हैं, जैसे कि आपके एसी में लगे होते हैं। कहीं पर अगर एलसीडी डिस्प्ले नहीं है तो वहाँ पे आपके 7 सेगमेंट डिस्प्ले में, जिसके अंदर आपकी एलईडी इस्तेमाल होती है। ठीक है जी। मेरे ख्याल में इस चैप्टर के अंदर ये जगह इतनी डिस्कशन काफ़ी है। अब ये क्या है, ये सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन है कि अगर आपके पास एक एलईडी 1.2 वोल्ट की है या 1.5 वोल्ट की है, ठीक है जी, तो आप अगर मल्टीपल एलईडी लगाना चाह रहे हैं तो वो सीरीज पैरेलल में कितने वोल्ट पे कितने रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में लग के जल सकते हैं। अगर आपका 12 वोल्ट का सोर्स है तो अल्टीमेटली आप डायरेक्ट उस एलईडी को लगाने से रहता है, आप बीच में रेजिस्टेंस लगाएंगे ताकि करंट लिमिट हो। जब करंट लिमिट होगा तो अल्टीमेटली जितने वोल्टेज एलईडी चाहिए वो उसके अक्रॉस आपको मिल जाएंगे। ज्यादा करंट ड्रॉप करेंगे तो एलईडी कम जलेगी, उसके अक्रॉस वोल्टेज कम मिलेंगे। लेकिन अगर कम करंट लिमिट करेंगे तो एलईडी जलेगी, ज्यादा ग्लो भी कर सकती है और थोड़ी देर के बाद एक्सपायर भी हो सकती है। ठीक है जी। अच्छा जी, ओ एलईडीज, अच्छा ये अलग चीज़ है, ये हमारे अभी इसका ताल्लुक नहीं है, तो इसको हम डिस्कस करें। ऑर्गेनिक एलईडीज या ओ एलईडीज या ऑर्गेनिक डिस्प्लेज अब मोबाइल के अंदर आए थे, जो कार्बन बेस्ड मटेरियल है। ठीक है जी। अच्छा जी, फोटो डायोड इज दैट डिवाइस दैट दिस ऑपरेट्स इन रिवर्स बाय शोन इन दिस। फोटो डायोड वो होते हैं, देखें इसका अगर आप सिंबल भी देखें तो इसके तो लाइट इसके ऊपर पड़ रही है या रिसीव कर रहा है, जैसे ये पड़ेगा तो ये रिवर्स वाइज काम करता है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एलईडी में क्या होता है, ये एरो बाहर की तरफ होता है। ठीक है जी। कुछ जगह पे ये सिंबल इस्तेमाल होता है, लेकिन मोस्टली यही सिंबल इस्तेमाल होता है। चलिए एक दफे पैराग्राफ पढ़ लेते हैं फिर उसको आगे चलते हैं। दैट ऑपरेशन रिवर्स शोन इन दिस वेयर आई लैम्डा is reverse light current. The photodiode has small transparent window that allows light to strike in PN junction. Some typical photodiode are shown in this. अब जो आप रिमोट से इंफ्रारेड भेज रहे हैं, वो सामने भी तो कोई चीज होगी जो कि रिसीव करेगी। अगर आप इंफ्रारेड देखें वो बहुत ज्यादा डायरेक्शनल होता है, उसको ज्यादा आप आगे पीछे करें तो वो काम नहीं करेगा। ठीक है जी। तो जब वो लाइट किस पे पड़ती है तो करंट वेरी होता है किसके अंदर, किसी डिवाइस के अंदर। वो करंट वेरिएशन के ऊपर आप डिटेक्ट कर लेते हैं कितनी 1 है कितने 0 है। तो जिस डिवाइस पे वो चीज लाइट स्ट्राइक कर रही है, आपके इंफ्रारेड सिग्नल स्ट्राइक कर रहे हैं, वो क्या आपका फोटो डायोड है। ठीक है, बहुत सारे किस्म है फोटो डायोड की, जो आप सनलाइट में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इंफ्रारेड में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अमूमन ये अब इंफ्रारेड के लिए ही अवेलेबल है। पुराने कंपोनेंट्स में या यूज के ऊपर आप कहीं देखना चाहें तो इसे आप सर्च करके देख सकते हैं। लेजर डायोड है एलईडी की तरह, लेकिन इसकी इंटेंसिटी ज्यादा होती है। लेजर आपको पता ही है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। उसके अंदर भी क्या है, डायोड है। मतलब जो कंपोनेंट लेजर एमिट कर रहा है उसकी फैब्रिकेशन डायोड स्टाइल में ही हुई है, और वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही काम करेगा। ठीक है जी। शॉर्ट की डायोड, शॉर्ट की डायोड बड़ी दिलचस्प चीज है। शॉर्ट की डायोड में सिर्फ एक ही मटेरियल होता है। ठीक है जी, सिर्फ एन होता है। क्या होता है, सिर्फ एन होता है। ठीक है, ये भी आपकी हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन के अंदर इस्तेमाल होता है। अब आप इसको देख लें, ये इसमें मेटल रीजन है और साथ में एक एन टाइप सेमीकंडक्टर लगा हुआ है।
ठीक है। अब ये भी हमारे अमूमन हाई फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन में इस्तेमाल होता है, शॉर्ट की डायोड, पिन डायोड, इंट्रिंसिक, जिसके अंदर कहीं ना कहीं ऐसा सेमीकंडक्टर जो कि डोप है या नहीं, चेक कर लिया इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक में क्या फर्क है। ठीक है जी। और उस सेमीकंडक्टर के आसपास हेवीली डोप पी जंक्शन एंड हेवीली डोप, यानी कि एक इंट्रिंसिक है और एक्सट्रिंसिक है, एक डोप मटेरियल है और एक नॉन डोप मटेरियल है। अगर पी और एन हाईली डोप्ड है तो बीच में सलीका होगी जिसके अंदर डोपिंग नहीं हुई है। ठीक है जी। अच्छा, ये बस एक इंट्रो ही था, डिस्कशन ही थी कि हमारे पास किस तरह के डायोड लगे हुए। अच्छा, ये जीनर सप्लाई आ गई, ये हम देख चुके कि आपने क्या किया, 4744 यानी 12 वोल्ट या 15 वोल्ट का आपने जीनर लगा दिया। अब चूंकि करंट लिमिटेड है तो करंट तो मिली एम्पेयर में होगा, लेकिन अगर यहाँ पे वोल्टेज 120 से 140 150 होते हैं तो उसकी वजह से यहाँ पे वोल्टेज आउट 15.5 से ऊपर नहीं जाएगा। बस फायदा ये है जीनर का कि वो वोल्टेज को लिमिट करके रखेगा। ठीक है जी। एग्जांपल्स मैं दे नहीं रहा असाइनमेंट में, बल्कि आपको, ठीक है, असाइनमेंट दूसरे दूंगा। एक तो मैंने अभी आपके सामने कह दी कि हमें क्या करना है, तो देख लीजिएगा। अच्छा जी, ये एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है या प्रैक्टिकल सर्किट है ऑफ पावर सप्लाई। ठीक है जी। अगर आपके पास ये ट्रांसफॉर्मर अच्छा हो, 7805 हो और पास ट्रांसफर टेक्निक, आप उसकी इसमें देख लीजिएगा डेटा शीट के अंदर। देखते हैं इसमें एप्लीकेशन सर्किट शायद नहीं थे दूसरी वाली में, या तो ये वाली मिल जाए आपको इस पैकेज की, तो इसकी करंट रेटिंग 3 से 5 एम्पेयर होती है। नहीं तो ये जो नॉर्मल वाला है, ये कहते हैं 1 एम्पेयर है, लेकिन 800 600 मिली एम्पेयर तक आप इस पे लोड डाल सकते हैं। अगर आप एक ये सर्किट बना लें, सॉरी, ठीक है जी, जिसमें कि 2 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर हो, ये ब्रिज लगा हुआ हो, ये कैपेसिटर की वैल्यू जो 7812 हो, और इसके साथ साथ आप इसको कर लें पास ट्रांसफर के साथ। ठीक है जी। पास ट्रांसफर की टेक्निक कभी हम देख लेते हैं, ट्रांसफर किस तरह लगता है। ठीक है जी। वैसे तो खैर ये भी है हाई करंट वोल्टेज रेगुलेटर, अगर आप उसमें ये ट्रांसजिस्टर से ऐड कर लें तो आप एक अच्छा मोबाइल चार्जर बना सकते हैं खुद भी। अच्छा मोबाइल चार्जर आप खुद भी बना सकते हैं। बनाने के बाद अगर बना लें, डायरेक्ट मोबाइल पे नहीं, पहले आप वोल्टेज वगैरह चेक कर लिया, तो मोबाइल लगाइए तो एक अच्छा चार्जर बना सकते हैं यूजिंग दिस टेक्निक एंड दिस सर्किट। ठीक है जी। ये आ गया प्रैक्टिकली आपका सर्किट, और ये है जनाब आपका एप्लीकेशन एक्टिविटी। ठीक है जी। तो आपको करना यह है कि असाइनमेंट के अंदर फिगर 3-6 को रिकंस्ट्रक्ट करना। रिकंस्ट्रक्ट फिगर 3-6 5, और याद रखिएगा इसमें 220 वोल्ट लेना है आपने। मैं तो लिख रहा हूँ, लेकिन आपने अपने हिसाब से इसे रिकंस्ट्रक्ट करना है, वोल्टेज यहाँ पे 120 वोल्ट RMS लेने। ठीक है जी। बस, और तो मेरे ख्याल में ये सारे सिंबल्स आ गए, ये चैप्टर आपका खत्म हो गया। अब आ जाते हैं हम अगले चैप्टर पे, जिसको हमने लेक्चर 19 से होपफुली स्टार्ट करना। ठीक है जी। इसमें पी एन जंक्शन डायोड की तरह एक नहीं दो जंक्शन होते हैं। ठीक है जी। एन पी एन या पी एन पी, अभी हम करेंगे, इसे डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में। इसके 3 टर्मिनल होते हैं, बेस, सेंटर वाला, कलेक्टर एंड एमिटर। ठीक है जी। ट्रांजिस्टर जो है ओमन करंट कंट्रोलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ट्रांजिस्टर के अंदर फायदा यह है कि डायोड में क्या था, आप फॉरवर्ड देंगे तो चलेगा, या जीनर होगा तो रिवर्स में काम करेगा। अदरवाइज डायोड फॉरवर्ड है या रिवर्स है, डायोड फॉरवर्ड है या रिवर्स है, तो उसके अंदर क्या हो रहा था,
या तो करंट जा रहा था या करंट नहीं जा रहा था। बीजेटी में क्या फायदा है कि आप अपनी मर्जी से बेस के ऊपर जितना करंट देंगे, कलेक्टर टू इमिटर उतना करंट चलेगा। तो अब आपका कंट्रोल ओवरफ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा बढ़ गया। बेस ज्यादा तो आई सी से, यानी कि अगर वोल्टेज या आई बी ज्यादा, बेस पे करंट ज्यादा तो आई सी ज्यादा, बेस पे करंट कम, आई सी पे करंट कम। ये पानी के वॉल्व की तरह काम करता है। ये हम अगले सेशन में देख लेंगे, ठीक है जी। डायोड से मुतालिक कोई चीज पूछनी हो तो भाई आप लेक्चर बता के ये चीज मुझसे पूछ सकते हैं। चैप्टर 3 को हमने कोशिश की है कि जल्दी सही, लेकिन तकरीबन सारे चैप्टर्स को हम कवर कर लें। जीनर को चेक कर लीजिएगा, मैं असाइनमेंट आपको जो चीज़ें दूंगा वो देख लीजिएगा, जो क्विज दूँ उससे अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर लीजिएगा। बस मेरे ख्याल में काफ़ी है। और यहाँ तक हमारे समझ लें, ये जो सेशंस हमारे चले हैं, ये आप ये समझ लें कि हमने मिड टर्म तक का जो हम नॉर्मल क्लासेस होती हैं उसके अंदर हमने समझ लिया मिड टर्म तक का ये कवर कर लिया। क्योंकि लाता बहुत सारी चीज़ें हम ऑनलाइन करते हैं। ऑनलाइन में मेरा और दूसरे टीचर्स का भी एक्सपीरियंस यही रहा है कि कंटेंट ज़्यादा शेयर होता है, क्योंकि बच्चों का फीडबैक कम होता है। क्योंकि अभी हमारी इतनी इंटरेक्शन नहीं है ना, हम ऑनलाइन को ऑफ नहीं कर पाए। तो चैप्टर्स या टॉपिक्स हमने तकरीबन मिड टर्म तक के कवर कर लिए हैं। अब हम आगे चलेंगे थोड़ा डिटेल के अंदर बीजेटी के ऊपर। ठीक है जी, तो मैं कोशिश करूंगा बीजेटी के स्टार्टिंग के ऊपर थोड़ी डिटेल दूं, और एक चीज़ को बार बार करके आपको, यानी कि थोड़ा चलूँ फिर रिवाइज करवाऊँ, थोड़ा सा आगे चलूँ फिर रिवाइज करवाऊँ, इस तरह से हम बीजेटी पे चलेंगे। ठीक है जी। और रही आपकी ये कोर्स आउटलाइन, ठीक है जी, तो अच्छी खासी हमने यहाँ तक की डिस्कशन कर ली है। अब हमारा एक रह गया बीजेटी और इसकी करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है जी, तो ये हमारा समझ लिया मिड टर्म तक का हो जाएगा, अगले उसमें हो जाएगा। चलो लेक्चर नंबर 19 के अंदर या 20 के अंदर हम इसको मिड टर्म तक का कवर कर लेंगे। ठीक है जी, फिर भी किसी को कोई सवाल हो, कोई चीज़ पूछनी हो तो वो लेक्चर में बता के टॉपिक के ऊपर पूछ सकता है, और व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकता है और कह सकता है कि हमें इंटरेक्टिव सेशन चाहिए, क्योंकि आप लोग इंटरेक्टिव सेशन की तरफ नहीं आ रहे। ठीक है जी, चलें जी, इसको मैं एंड कर रहा हूँ। एंड थैंक यू वेरी मच।